नमस्कारम टू ऑल ऑफ़ यू। सबको हार्दिक प्रणाम। आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो है सी भाषा की विशेषताएं। सो विच काइंड ऑफ सी भाषा सी लैंग्वेज हैव कैरेक्टरिस्टिक्स। सो आगे बढ़ने से पहले आपकी स्क्रीन पर जो दिख रहा होगा इसकी जो मुख्य विशेषताएं हैं ये शॉर्टकट्स फॉर्म में हम लोगों ने तैयार किया है। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि सी भाषा में जो मुख्य विशेषताएं हैं यहाँ पर है एक सार्वजनिक प्रयोग की भाषा। Why would we call it universal language? Because it used in vocational, scientific use as well as mathematical use as well as educational use. हम कह सकते हैं कि जो ये हमारी सी भाषा है वो लगभग हर प्रकार के सॉफ्टवेयर हर प्रकार के क्षेत्र में उपयोग होती है। जैसे आप देख रहे हैं व्यवसाय के क्षेत्र में उपयोग होती है। व्यवसाय क्षेत्र मतलब कॉमर्स के एरिया में भी उपयोग होती है। और फैक्ट्रियों में भी अनेक प्रकार के सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं, उसमें भी होती है। तो ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं। वैज्ञानिक क्षेत्र में जैसे विज्ञान के क्षेत्र के अनेक उपकरण होते हैं, चाहे वो हो ऑस्लोस्कोप हो, ठीक है, और चाहे वो आप देखते होंगे थर्मामीटर हो, या फिर आप देख सकते होंगे वो वायु दाब मापी हो, या ऐसे कई सारे वैज्ञानिक उपकरण होते हैं जिनको जिनको यूज करने के लिए उनमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के उपयोग होता है। तो उन सॉफ्टवेयर को बनाने में भी सी भाषा का उपयोग किया जाता है। तो इसलिए कहा गया कि वैज्ञानिक क्षेत्रों में भी गणित के विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है। आप जानते होंगे कि बहुत सारे मैथमेटिशियन हुए हैं, गणितज्ञ हुए हैं, जैसे रामानुजम जी हुए हैं। बहुत सारे ऐसे गणितज्ञ हुए हैं जिनकी प्रमेय आज तक सिद्ध नहीं की जा सकी हैं। लेकिन वहीं सी भाषा का या प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर के उपयोग से उन बहुत सारी जो सिद्ध नहीं की गई हैं उन सारे प्रमेयों को सिद्ध किया जा रहा है। और एजुकेशन के शैक्षिक उपयोग में, शिक्षा के क्षेत्र में अनेक इसका उपयोग हो रहा है। आप प्रोग्राम सॉफ्टवेयर बनाना सीखते हैं। इन सबको सीखने से होता क्या है, हमारे तर्क देने की, लॉजिक देने की जो क्षमताएं हैं उनमें विकास होता है और एक अच्छे माइंड का निर्माण होता है, एक अच्छे विचार वाले व्यक्ति का निर्माण होता है। और यही अच्छे विचार वाले व्यक्ति अच्छे फैसले ले सकते हैं, भला और बुरा सोच समझ करके फैसले ले सकते हैं, जो व्यक्तिगत के लिए भी फ़ायदेमंद होता है और एक राष्ट्र निर्माण के लिए भी फ़ायदेमंद होता है, सभी के लिए फ़ायदेमंद होता है। आगे चलते हैं। उत्तम प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर तैयार करने हेतु आदर्श। देखिए, आदर्श का मतलब हुआ कि जिसको उपयोग करने के लिए उसमें वो सारे गुण विद्यमान हों जो एक प्रोग्रामिंग भाषा में होने चाहिए, मतलब सीखने के लिए। तो इसमें क्या है, सरलता से इसमें प्रोग्राम तैयार कर सकते हैं, बड़े ईजी से। क्यों तैयार कर सकते हैं? क्योंकि इसमें इंग्लिश भाषा का यूज़ हुआ है ना। और उच्च स्तरीय भाषाओं जैसी सुविधा है। उच्च स्तरीय वे भाषाएं जो भाषाएं मनुष्यों को समझ में आती हैं, वो सारी भाषाएं हैं मनुष्यों को समझ में आती है। पूरी दुनिया में सब जो भाषाएं समझ सकते हैं, पूरी दुनिया को अंग्रेजी भाषा समझ में आती है। तो वो भाषाएं जो मनुष्य समझते हैं उसको हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। तो इसमें हाई लेवल लैंग्वेज की है। अब ऐसा नहीं है, चाइना वाले अपनी भाषा में भी प्रोग्राम बनाते हैं, लेकिन अपने भारत वाले अपनी भाषा में अपने प्रोग्राम नहीं बना रहे हैं। अब उन्हें कैसे समझाया जाए, ये सारी चीज़ें हो सकता है कुछ दिन बाद समझ में आए। अगला है बेटा कंपाइलर अर्थात एक ऐसा प्रोग्राम जो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में क्या कर देता हो, अनुवाद कर देता हो। हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज में क्या करे, ट्रांसलेट करे। क्यों? क्योंकि तभी तो मशीन को समझ में आएगा कि हम क्या कराना चाह रहे हैं उससे। तो ये कंपाइलर की भी सुविधा प्रदान करता है, ठीक है। उसी के साथ यूटिलिटी माने होता है रख रखाव। अगर सिस्टम के सॉफ्टवेयर में ही खुद में कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो कंप्यूटर लगभग इस लायक हो, उसके प्रोग्राम इस लायक हों कि उसके अंदर आने वाली कुछ समस्याओं को अपने आप सॉल्व कर सके। तो यूटिलिटी मतलब ऐसा आप सब समझ सकते हैं कि एक प्रकार के रख रखाव वाले हैं और स्वयं मरम्मत करने वाले सॉफ्टवेयर हैं। तो यूटिलिटी प्रोग्राम हो गए। जैसे अगर उसमें वायरस आ जाए तो एंटीवायरस क्या करता है, उसमें से वायरस को हटाता है। या मान लीजिए मेमोरी फुल होने लगती है, तो मेमोरी फुल होते ही आपको एक संदेश आता है कि मेमोरी फुल हो रही है। आप उस मेमोरी को क्या कर दें, खाली कर दें। अगर आप नहीं खाली करते हैं तो वह स्वयं खाली करने की या संकेत देने की, नोटिफिकेशन देने की कार्य करता है या सुविधा प्रदान करता है।
अगला है सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हार्डवेयर की क्रियाओं को हार्डवेयर की क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। तो हार्डवेयर की क्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए भी सॉफ्टवेयर बनाया जा सकता है इसमें। ठीक है। आगे है हार्डवेयर का उत्तम उपयोग। हार्डवेयर का उत्तम उपयोग से तात्पर्य क्या है? अगर आप किसी मशीन को बना रहे हैं तो उस मशीन के जितने भी पार्ट्स हैं वो सही रूप से काम करें और अपना बेस्ट काम करते रहें। ठीक है। तो उसका सबसे उत्तम यूज हो। अब ये ना हो कि आप 4 लाख की मशीन खरीद के लाए हैं लेकिन उससे 2 रुपये का काम कर रहे हैं, या वो 2 रुपये का काम ही ना कर पाए, उसमें उस प्रकार के सॉफ्टवेयर ही ना पड़े हों। तो ये ध्यान रखना है कि हार्डवेयर का सबसे बेस्ट तरीके से उपयोग हो, तो सभी हार्डवेयर पार्ट्स कार्य करते रहें। उत्तम मशीनरी कार्य क्षमता। जिस कार्य को पूरा करने के लिए, जिस क्षमता से पूरा करने के लिए हमने उस मशीन को खरीदा है, उस मशीन में उस प्रकार के सॉफ्टवेयर भी हों जो उतनी कार्य क्षमता से उस मशीन से कार्य ले सकें। अब इस प्रकार के सॉफ्टवेयर बनाने के लिए भी आपसी भाषा का उपयोग किया जाता है। सरल शब्दकोश का उपयोग। सरल शब्दकोश आप जानते हैं, कोई भी लैंग्वेज या फिर भाषा, हर एक भाषा में वर्णमाला पाई जाती है। वर्णमाला आप जानते होंगे, वर्णमाला पाई जाती है। और साथ में ही उस भाषा में पाया जाता है व्याकरण। आप जानते होंगे व्याकरण हमें शुद्ध लिखना, शुद्ध बोलना, शुद्ध पढ़ना सिखाता है, ये सारी चीज़ सिखाता है। तो अगर सी भाषा हमारी अंग्रेजी जैसी भाषा में है तो उनको उसको उपयोग करना काफ़ी सरल हो जाता है, क्योंकि ये लगभग अंग्रेजी जैसी दिखती है। और अगला है प्रोग्राम लिखना सरल हो जाता है। प्रोग्राम लिखना सरल इसलिए हो जाता है क्योंकि ये हमारी सी भाषा अंग्रेजी भाषा जैसी प्रतीत होती है। सामान्य गणित एवं तार्किक ऑपरेटर का उपयोग। देखिए, कोई भी भाषा उपयोग हो रही है लेकिन वह भाषा एक साथ बहुत सारे कार्यों को, आपने ऊपर का पॉइंट अभी देखा, यहाँ पे लिखा हुआ था क्या, गणित और शैक्षिक उपयोग में। तो ये ऊपर के कार्यों, गणित वाले कार्यों को तब कर पाएगी जब इसमें गणित जैसे कार्यों को सपोर्ट करने वाली क्रियाएं हों। जैसे जोड़ने की क्रिया हो सकती है, घटाने की क्रिया हो सकती है, गुणा, एस्ट्रिक गुणा की क्रिया हो सकती है, भाग की और शेषफल की क्रियाएं हो सकती हैं। ऐसी बहुत सारी क्रियाएं अगर होंगी तभी इसी भाषा और महत्व आएगा, क्योंकि पता लगा एक कार्य करने के लिए दूसरी भाषा, वहीं दूसरा कार्य करने के लिए किसी और भाषा को सीखना पड़ेगा। तो इस प्रकार आप उस कार्य को करने में आपको लेंदीपन लगेगा, कठिनाई लगेगी। इसीलिए यहाँ पे ये कई सारी चीज़ों का उपयोग कर सकता है। ऐसे इसमें गणितीय ऑपरेटर का उपयोग होता है, तार्किक तर्क देने वाले ऑपरेटर का उपयोग होता है। बहुत सारे सेंसर आधारित हार्डवेयर होते हैं जो सेंस करते हैं, जैसे आग लग गई है तो आग कब लगी है, कैसे तापमान बढ़ रहा है, उसी के अनुसार वो जो सेंसर है उस तापमान को महसूस करके ही उस पानी वाले पाइप को ओपन करे जिससे आग बुझ जाए। तो ये विभिन्न प्रकार के तर्क देने वाले ऑपरेटर हो गए। अब जैसे अगर आप आधार कार्ड बनाने जाएं या वोटिंग करने जाएं तो वोट करने की उम्र क्या है, 18 से अधिक है। अगर कोई ऐसी मशीन हो जो चेक कर सके कि आपकी उम्र 18 से अधिक है या नहीं है, तो उसको बनाने के लिए आप तार्किक ऑपरेटर का उपयोग कर सकते हैं। अगला ये स्टैकदार भाषा नहीं, ये जो शब्द है ये स्ट्रक्चर भाषा है, गलत अनुवाद हो गया है। ये स्ट्रक्चर भाषा है। स्ट्रक्चर माना होता है संरचना। हर एक, जैसे आपने ये कहा कि वह खाना खा रही है, शी इज़ ईटिंग, तो आप देखते होंगे कि शी इज़ ईटिंग में सब एक नियम है कि पहले हम शी लिखेंगे, फिर लिखेंगे इज़ लिखेंगे, फिर लिखेंगे ईटिंग। तो ये क्या है, एक नियम है कि यहाँ पे हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, मेन वर्ब लिखनी है, आईएनजी लगाना है। तो ये क्या है, एक निश्चित स्ट्रक्चर है, एक निश्चित संरचना है। इसी प्रकार सी की भी एक निश्चित संरचना है जो उसको सीखना सरल बनाती है। ठीक है। और प्रोग्रामों को विभक्त करना, जैसे कोई किसी काम को करने के, बड़े कार्य को करने के लिए, बड़े कार्य को करने के लिए जो सॉफ्टवेयर बनेगा उसके सारे कार्यों को हमने छोटे छोटे भागों में आराम से बांट सकते हैं। जैसे मान लीजिए बड़ा भाग P है, उसका छोटा भाग P1 हो गया, P2 हो गया, P1 का भाग हो गया P11 हो गया, P2 का भाग हो गया P21 हो गया। तो ऐसे बड़े से प्रोग्रामों को हम छोटे छोटे सरल टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। जब इन सरल टुकड़ों का हम प्रोग्राम बना लेंगे और उनका इकट्ठा करके चलाएंगे, अगर वो सारे टुकड़े सही से काम किए तो समझ सकते हैं कि मेन प्रोग्राम चल पड़ा। मेन प्रोग्राम चल पड़ा अर्थात बड़ी समस्या का समाधान हो गया। ओके, ये दोबारा कॉपी हो गया है। अगला है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन।
देखिए लाइब्रेरी फंक्शन, लाइब्रेरी का यूज़ ही क्यों होता है? लाइब्रेरी में जैसे बुकें रखी होती हैं, किताब पुस्तकें रखी होती हैं, हम जाते हैं उस पुस्तकों को पढ़ते हैं, वापस रख देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम हर एक कार्य करने के लिए अलग-अलग पुस्तकें, हर चीज़ सीखने के लिए अलग-अलग पुस्तकें हमेशा खरीदते फिरें। तो अगर पुस्तकें पहले से उपलब्ध होती हैं तो हमें केवल जाना होता है, पुस्तकों को उपयोग करना होता है और उपयोग करके उसे वापस रख देना होता है, जिससे कि हमारे समय की बचत होती है। यहाँ पे लाइब्रेरी फ़ंक्शन का मतलब यह हुआ कि किसी प्रोग्राम को बनाने के लिए किन-किन चीज़ों की आवश्यकता है, किन-किन इनपुट की आवश्यकता है और किन-किन आउटपुट की आवश्यकता है, इन सभी की जानकारी पहले से ही एक फ़ंक्शन में स्टोर कर दी गई है, सेट कर दी गई है। केवल यूज़र को जाना है, उस लाइब्रेरी फ़ंक्शन को यूज़ करना है, बनाना नहीं है, केवल यूज़ करना है, जिससे कि टाइम की, समय की बचत होती है और किसी कोड को बार-बार नहीं लिखना होता है। एक बार लिखा गया है कोड, आपको जाना है, वही यूज़ कर लेना है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे माँ लंच के लिए आप लोगों को पराठा बनाकर देती हैं, आप केवल लंच में अपना टिफ़िन बॉक्स खोलते हैं और उसको यूज़ कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि आप आटा, चावल ये सब चीज़ें लेके आते हैं और बार-बार बनाते हैं। इससे बन तो सकता है, समय लेकिन ज़्यादा लगेगा और आपको हर क्रिया बार-बार करनी होगी। उसी समय को बचाने के लिए और मेहनत टीडियस टास्क से बचने के लिए आप उन्हें बना करके एक लाइब्रेरी के अंदर रख देते हैं, जिन्हें आपको केवल जाना होता है और यूज़ करना होता है। अब ऐसी कुछ हेडर फाइल्स हैं जिनका नाम है stdio.h। stdio.h मतलब हो गया स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल और math.h हो गया मैथमेटिक्स। तो जब केवल इनपुट साधारण इनपुट आउटपुट से संबंधित कार्य है तो stdio, और जब घड़ी संबंधित कार्य है जैसे स्क्वायर निकालना, घन निकालना, स्क्वायर निकालना मतलब वर्ग निकालना, स्क्वायर रूट निकालना, या फिर आप निकालना हो गया लॉग निकालना हो गया, साइन कॉस टेन का मान हो गया, तो ये सब चीज़ें math.h में रखी होती हैं। अब आगे आते हैं मशीन से आत्मनिर्भर भाषा। मशीन से आत्मनिर्भर माने विभिन्न कंप्यूटर आर्किटेक्चर पर क्रियान्वयन। कोई भी भाषा या कोई भी नई चीज़ किसी न किसी संरचना पर कार्य करती है और अगर वो भाषा है तो कहीं न कहीं वो कंप्यूटर के आर्किटेक्चर माने बनावट पर निर्भर करेगी कि उसके अंदर की बनावट कैसी है। तो तो इसका मतलब हुआ कि अगर हर एक कंप्यूटर अलग-अलग बनावट का है तो अलग-अलग प्रकार से काम करना चाहिए। तो अलग-अलग बनावट का है तो अलग-अलग आउटपुट भी मिलना चाहिए। तो इसी से बचने के लिए सी भाषा में ये गुण दिया गया है कि सी भाषा कंप्यूटर की बनावट पर क्या करती है, थोड़ा बहुत निर्भर करती है। उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करके हम अपने आउटपुट को ला सकते हैं। पूरी तरह ये आत्मनिर्भर नहीं है, ठीक है? ये थोड़ी बहुत आत्मनिर्भर है। ठीक, तो आइए शॉर्ट नोट्स में पढ़ते हैं आज हम लोगों ने क्या सीखा। ये सार्वजनिक उपयोग में व्यावसायिक और वैज्ञानिक और गणितीय समस्याओं के लिए उपयोग की जाती है। सरल प्रोग्रामिंग है, इससे हर प्रकार के प्रोग्राम हर एक मशीन के लिए, हर एक समस्या के लिए सॉफ्टवेयर बना सकते हैं और इसमें उच्च स्तरीय सुविधाएं हैं। हार्डवेयर एक्सेस, इस इससे हार्डवेयर के लिए भी सॉफ्टवेयर बनाए जा सकते हैं। इसमें मशीन भाषा जैसे भी कार्य करने की क्षमता होती है। इसका सरल शब्दकोश है, इजी है इसमें सारी भाषाएं क्योंकि ये अंग्रेजी के शब्दों पर आधारित है। इसमें सामान्य गणित और तार्किक ऑपरेटर भी पाए जाते हैं, गणित के भी कार्य किए जा सकते हैं। मॉड्यूलर और स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग है। मॉड्यूलर मतलब होता है, मॉड्यूल माने अलग अलग भागों को अलग अलग फंक्शन के द्वारा, और स्ट्रक्चर माने संरचना, एक ही संरचना के अंदर कई सारे प्रोग्राम, और मॉड्यूल मतलब एक प्रोग्राम के कई सारे छोटे छोटे हिस्से। जब एक ही संरचना के अंदर कई प्रोग्राम बनाए जाते हैं तो किसी एक लाइन में समस्या आने पे पूरा प्रोग्राम ठप पड़ जाता है, नहीं चलता है, और समस्या को ढूंढना, दूर करना, ट्रेस करना, एरर फ्री करना कठिन होता है। किसमें? स्ट्रक्चर में। जबकि मॉड्यूल में अगर किसी एक मॉड्यूल में फॉल्ट आ जाए तो पूरा प्रोग्राम ठप नहीं पड़ता है, बाकी के मॉड्यूल चलते रहते हैं और आउटपुट देते रहते हैं, और फिर ये हम जान सकते हैं कि किस भाग में दिक्कत आई है। स्ट्रक्चर में पूरी संरचना में एक साथ लिखा होता है, तो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में लेंदी हो जाता है, एरर ढूंढना थोड़ा सा कठिन होता है, और मॉड्यूल में एरर ढूंढना आसान होता है। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हेडर फाइल्स, इसमें हर कार्य लगभग के लिए एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी दी गई है जिसमें क्या पाई जाती हैं, हेडर फाइल्स पाई जाती हैं। मशीन से आत्मनिर्भर है और विभिन्न आर्किटेक्चर पर लागू होता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।